102 रन की 102 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 68 के अराउंड का इनका स्ट्राइक रेट था, 8 चौके। और जब भी आप देखते हैं विराट कोहली खेलते हैं तो ग्राउंडेड शॉट्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, छक्के लगाने में उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, ग्राउंडेड क्लासी शॉट्स बहुत ज्यादा लगाते हैं। शुरुआत इनसे हुई थी जायसवाल से, यशस्वी जायसवाल से। 35 रनों की इन्होंने बढ़िया पारी खेली, एक अच्छी खासी शुरुआत इन्होंने दिला दी थी। रोहित शर्मा के साथ मिलकर लगभग 50 से ऊपर की इनकी पार्टनरशिप रही थी। रोहित शर्मा भी अपना विकेट फेंक कर चले गए थे, अगर वहां पे वो डीआरएस का सही से इस्तेमाल हो जाता तो नेवर नो क्या पता रोहित शर्मा का विकेट बच जाता। लेकिन अच्छी शुरुआत हुई थी भारत की, यहाँ से भी भारत ये टेस्ट मुकाबला मुझे नहीं लगता कि जीत पाएगा, एटलीस्ट ड्रॉ करवा ले। ड्रॉ के लिए अब देखना पड़ेगा, जैसे कि अखिल जी बता रहे थे अभी, राहुल कैसा खेलते हैं, ऋषभ पंत इंजरी से वापसी करने के बाद वो कैसा परफॉर्म करते हैं, रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, जितने खिलाड़ियों ने पहली पारी में बंटाधार किया था वो दूसरी पारी में एटलीस्ट उस चीज को कंपनसेट जरूर करेंगे। रोहित शर्मा कैप्टनसी तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई इनसे इस टेस्ट मैच में, पिच पढ़ने में इन पे जो है दिक्कत आ गई थी, मिस जजमेंट इनका हो गया था। लेकिन बल्लेबाजी कमाल की करी, स्ट्राइक रेट देखिएगा, इस क्रिकेट में इतना तेज खेलना बड़ी बात है। सरफराज खान सर डॉन ब्रैडमैन इनको बुलाते हैं इंडिया के हम। 70 रन की पारी अभी भी नाबाद नॉट आउट क्रीज पर मौजूद है। अब जब कल के दिन का खेल शुरू होगा, अब देखने वाली बात होगी कि इनका साथ कौन देगा, क्या केएल राहुल साथ दे पाएंगे या फिर ऋषभ पंत इनका साथ देंगे, क्योंकि केएल राहुल से उम्मीदें काफी ज्यादा होती है, टिककर खेलते हैं, अपना पिच पर टाइम बिताते हैं, और अभी इनको वही करना है। अभी जीत का छोड़ दीजिए, जीत के लिए तो अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सी चीज है, बट एटलीस्ट ड्रॉ के लिए टीम इंडिया को जाना ही चाहिए। कानपुर टेस्ट मुकाबले के लिए जैसे टीम इंडिया 2 दिन खेलकर जीत के लिए गई थी, वहां पर ये करना, वहां पर ऐसी पिच पर अब खेलना, और जबकि न्यूजीलैंड ने इस तरीके का बल्लेबाजी कर दिया, चाहे वो रचिन रविंद्र हो, चाहे वो टीम सऊदी तक शतक के लिए जा रहे हैं, मतलब इंडिया के गेंदबाजों का बिल्कुल मजाक बना के रख दिया था, बल्लेबाजी का मजाक बना के रख दिया था। बट आज कहीं ना कहीं मोनू मुझे लग रहा है कि वापसी हुई है। शुरुआत में अच्छा खासा बड़ी शुरुआत हुई है, जब रोहित शर्मा जायसवाल ने लगभग 50 से ऊपर की पार्टनरशिप करी, उसके बाद विराट कोहली टिककर खेलने के लिए जाने जाते, और आज भी वही हुआ। सरफराज खान 70 रन नाबाद नॉट आउट, अभी भी ये बने हुए, ये सरफराज धोखा नहीं देगा अखिल जी, मुझे लग रहा है ये सरफराज धोखा नहीं देगा। लेकिन अखिल भाई सवाल उठ रहे हैं विराट कोहली पर कि भाई जब से लंदन गए थे उसके बाद रन नहीं आए थे। आज विराट कोहली ने बड़ा अच्छा टेम्परामेंट शो किया, उन्होंने जो बैटिंग की, और ये बैटिंग बड़ी अच्छी लग रही थी। अगर वो एक गेंद छोड़ दे लास्ट की, आज के आखिरी दिन की, इसके अलावा विराट कोहली पूरे रंग में नजर आए हैं। आज तो हर तरफ उन्होंने शॉट्स खेले हैं। अब विराट को आप कैसे देखते हैं? हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं थी, स्टार्टिंग की शायद 15वीं बॉल पे अपना खाता खोला, तो 14 बॉल 15 बॉल तक तो समझ ही नहीं आ रहे थे कि क्या शॉट खेलूं, डिफेंस करूं, गेंद को रोकूं, क्या करूं, मतलब असमंजस में थे। लेकिन 15वीं गेंद के बाद वो विंटेज विराट कोहली नजर आए, जो एक 2-3 कवर ड्राइव लगाई, धीरे धीरे उनका हौसला परिपक्व हुआ, और इसके बाद जो पार्टनरशिप पनपी है सरफराज खान के साथ। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आपका मतलब इतना लंबा करियर हो गया है, आप 2008 से इंडिया खेल रहे हैं, आपको पता कैसे नहीं चला कि बॉल लगी है या नहीं लगी? क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। चलिए एक बार समझ में आता है, अभी चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ भी पहली पारी में मोनू ऐसे ही कुछ देखने को मिला था, आपका एज लगा, आपको पता ही नहीं चलता है, आप रिव्यू भी नहीं लेते हैं, शुभमन गिल से आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है आपको अपने प्लेयर से डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन आपने वहां पे रिव्यू नहीं लिया, आप चले गए, वहां पे आप नॉट आउट थे, यहाँ पे आप आउट थे, यहाँ पे आपने रिव्यू ले लिया। इतना लंबा अनुभवी करियर होने के बाद आपको पता कैसे नहीं चलता है कि बैट लगा या नहीं लगा? ये कहीं ना कहीं डाउट वाली बात है यार। सवाल वाली बात है, सही कहा आपने बिल्कुल। लेकिन अखिल भाई अब जो ये मैच खड़ा है 46 फॉर इंडिया ऑल आउट हो गया था फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद अब सेकंड इनिंग में 231 फॉर 3 है इंडिया। यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, अब 125 रन पीछे है, 125 रन, यानी कि जो पहला सेशन होगा चौथे दिन का, उसमें पहले इंडिया की कोशिश होगी यार 125 कम किए जाए पहले तो, और उसके बाद जो इंडिया के पास बैटिंग बची है उसमें केएल राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा और अश्विन तक है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया कितनी लीड लेगा और न्यूजीलैंड के कितने चांसेस इस मैच में? खैर अखिल जब तक जुड़े, पांडे आपको क्या लगता है इंडिया पहले लीड लेगा या क्या करेगा? वैसे वापस आ गए अखिल भाई, क्या लगता है यहाँ पर मैच कहाँ खड़ा है? क्या न्यूजीलैंड कमबैक करेगा या इंडिया जीत सकता है मैच यहाँ से? नहीं, अभी हम 125 रन पीछे हैं, और 125 रन पीछे होने का मतलब ये है कि अभी भी हम बैकफुट पे हैं, क्योंकि कल का नया दिन शुरू होगा। सरफराज खान ऑलरेडी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा कि हर एक नया दिन एक नई चुनौती लेके आता है, नया चैलेंज लेके आता है, और अपनी पारी को सरफराज तब 70 से शुरू नहीं करेंगे, तब 0 से शुरू करेंगे, तब एक वापस बल्लेबाजी स्टार्ट करनी पड़ेगी, नया बल्लेबाज आएगा। और अगर आपने पिछला 1 घंटा देखा होगा, गेंद बहुत ज्यादा नीचे है, हल्का स्पिन भी देखने को मिल रहा है, ग्लेन फिलिप ने अच्छी स्पिन की, काफी ज्यादा नीचे गेंद देखने को मिल रही है। और केएल राहुल पिछले 1 से 1.5 साल में उनका करियर उठा के देख लो, वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हो,
हुए नजर आए हैं। अभी तक उनकी बैटिंग भी नहीं आई है, लेकिन हम विराट कोहली, रोहित शर्मा और सरफराज खान से ज्यादा केएल राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो अब पूरा दारोमदार है वो केएल राहुल के ऊपर टिका हुआ है। अगर केएल राहुल सर्वाइव कर जाता है, दिन का 1 घंटा इंडिया निकाल देता है, तो ये मुकाबला 5वें दिन तक जाएगा। इंडिया ये मैच जीत भी सकता है, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर केएल राहुल आउट हो गए तो डेफिनेटली इस मैच का रिजल्ट कल आ रहा है और शायद वो हमारे फेवर में नहीं आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इंडिया ये मैच कल हार भी सकता है। पांडे हार सकता है इंडिया में, हार सकता है। मैं भी डेफिनेटली एग्री करूंगी की बात से कि हार भी सकता है। इवन हम तो शुरुआत में ये भी बात कर रहे थे जब इंडिया की बैटिंग भी नहीं आई थी, हम सोच रहे थे यार बारिश आ जाए, ड्रॉ तो करवाए, एटलीस्ट इज्जत तो बचाए। वहां पे पाकिस्तान मुकाबला जीत रही है, यहाँ भारत पांडे जी, मैं मोनू चहल हमारे वेदर एक्सपर्ट हैं। मोनू जी, डे 4 की वेदर क्या कहता है यार? क्योंकि अब तो हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, भगवान इंद्रदेव भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए वेदर के ऊपर तो बहुत कुछ डिपेंड करता है और यहाँ से बारिश तो कोई भी टीम नहीं चाहेगी, बिकॉज मेरा तो अभी भी मानना अखिल भाई ये है नहीं, इंडिया चाहेगा बारिश आ जाए, इंडिया चाहेगा बारिश आ जाए। जी आपका क्या मानना है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार इस मैच में अभी भी इंडिया के चांसेस है। ऐसा नहीं कि इंडिया से मैच चला गया है, बिकॉज अभी 125 ही तो दूर है। अगर इंडिया ने मान लीजिए 125 बना दिए और पहले सेशन में, उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज जडेजा अच्छा साथ दे सकते हैं, 40 समथिंग कुछ बना दें, अश्विन साथ दे दें, लेकिन एक बल्लेबाज का एंड तक खड़े रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो ऋषभ पंत हो सकते हैं, केएल राहुल हो सकते हैं, या फिर अभी जो बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर सरफराज खान, इनको टेल के साथ बनाना पड़ेगा, जैसे रचिन रविंद्रा ने काम किया था। वो काम अगर इंडियन बैट्समैन कर दे तो देन फिर इंडिया के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 250 क्या यहाँ से बन सकते हैं, बिकॉज 250 बनेंगे। इंडिया को अगर ये मैच जीतना है ना, तो इंडिया को ये मैच अश्विन और जडेजा ही जिताएंगे, कुलदीप जिताएंगे। उसके लिए इन तीनों बॉलर्स के पास कम से कम 180 रन होने चाहिए। 150 से लेकर 180 तक की अगर इंडिया ने ले ली तो डेफिनेटली इंडियन टीम में मैच जीत जाएगी। लेकिन वो 150 और 180 का इंडिया क्रॉस कर पाएगा, इतना लीड ले पाएगा? मुझे उसी चीज को लेकर डाउट है। इसमें लिए वो कल का 1 घंटा भी नहीं, कल का शुरुआती आधा घंटा कहीं ना कहीं डिसाइड कर देगा कि ये मुकाबला 5वें दिन जा रहा है या फिर चौथे दिन। मैं मोनू चहल को फोन करके बुला रहा हूँ कि आप शिफ्ट में जल्दी आ जाओ, इंडिया हारने वाला है। बिल्कुल। और एक चीज और आपने नोटिस की होगी, जिस गेंद पर विराट आउट हुए हैं उस गेंद में टर्न भी था, बाउंस भी था, जिस पर प्रकाश ग्लेन फिलिप्स ने आउट किया है। और मैच के चौथे दिन आ गया। अब चौथे दिन तो ये पिच ऐसा करने लगेगा जहां पर स्पिनर के लिए और अनुकूल हो जाएगा। और जैसे जैसे स्पिनर्स के लिए, क्योंकि स्पिनर्स आएंगे इस मैच में वापस, जो तेज गेंदबाज हम देख रहे थे ना, पहला जो फर्स्ट इनिंग इंडिया की, उसमें सारे के सारे विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाए थे। अब स्पिनर्स का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो ये लास्ट विकेट था, इसने क्या होप जगाई है स्पिनर्स की कि यार स्पिनर अब इस मैच में आ रहे हैं? पांडे, देखिए, जैसे कि रोहित शर्मा ने भी शुरुआत में ये चीज कही थी कि चौथी पारी में चौथे दिन में जब जैसे जैसे ये मैच आगे आगे जाएगा, उसी तरीके से ये मुकाबले में स्पिनर्स का अटैक रहेगा, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, क्रैक्स आने लग जाएंगे, और वही चीज हो रही है। रोहित शर्मा ने गलत पढ़ा पिच को, हालांकि जैसे कि हमने पहले भी ये चीज कही थी कि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग आखिरी में बैटिंग करें और चौथे या 5वें दिन भारत को बैटिंग करनी पड़े। लेकिन जैसी अभी स्थिति लग रही है, सिचुएशन जैसी लग रही है, उसमें यही देख के लग रहा है कि यार टीम इंडिया को आखिरी में बैटिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी भी 125 रन दूर है। और मुझे नहीं लगता यार टीम इंडिया बचा तो नहीं पाएगी, एटलीस्ट अगर ड्रॉ करवा ले तो थोड़ा सा मन में सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगा, बट जीत तो अब डेफिनेटली नहीं सकती है। रोहित शर्मा की बात करें तो शुरुआत रोहित शर्मा ने बेहतरीन कर दी थी, 52 रनों की पारी खेली थी। हालांकि आउट हो गए, वहां पे आउट होने की जरूरत थी नहीं, और जिस तरीके से आउट हुए थे, बड़े अब्रप्ट तरीके से आउट हुए थे। 63 बॉल्स का इन्होंने सामना किया था। 82 रन का स्ट्राइक रेट इनका था। मोनो 8 चौके और 1 छक्का। लेकिन अखिल भाई, अब आप कैसे देखते हो? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, अब इस इनिंग में विराट कोहली 70 बनाए, सरफराज खान 70 बनाए, जायसवाल 5 फर्स्ट इनिंग में जैसे आउट हुए थे, इस बार भी आजाद पटेल ने कैच किया उनका। जब उस समय आउट हुए थे तो कट मार के आउट हुए थे, और सरफराज खान, इनफैक्ट आजाद पटेल ने शानदार कैच पकड़ा था, और इस बार भी अच्छा कैच पकड़ा। अब जायसवाल पर उठेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं केएल राहुल को ओपन करा लेना चाहिए। आपको लगता है केएल राहुल को ओपन कराना चाहिए? नहीं यार, अब वो डिबेट मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी है केएल राहुल से ओपन कराने वाली, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने पिछली 4-5 पारियों में आपके लिए वो कुछ करके दे दिया है ना। आप इस पहले दोनों पारियों में देखो, उनके बल्ले से रन नहीं निकले, वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज अगर आप देखने की कोशिश करोगे, वो पॉजिटिव नोट ये है कि यशस्वी जायसवाल ने विकेट के ऊपर टाइम स्पेंड किया है।
पहली पारी में काफी ज्यादा बॉलें खेली, 70 के आसपास बॉल खेली थी। इस पारी में सेकंड पारी में 52 बॉलें खेली हैं, जिसका स्ट्राइक रेट 167 के आसपास होना चाहिए, उसका स्ट्राइक रेट 67.31 है। यानी कि अपने ऊपर काम किया है, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की है, अपने नेचुरल गेम से विपरीत खेले हैं। एक पॉजिटिव चीज मुझे यशस्वी जायसवाल के अंदर नजर आई। रही बात अगर केएल राहुल को ओपन करना चाहिए, तो मैं उसके फेवर में अब नहीं हूं, वो समय अब बीत चुका है। अब केएल राहुल को लेकर अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आप उनको नंबर 6 पे खिला रहे हो, हालांकि वो नंबर 6 डिजर्व नहीं करता है बंदा, नंबर 5 या नंबर 4 पे खेलना चाहिए। 4 पे ऑलरेडी हमारे पास किंग कोहली खेलते हैं, 5 पे आप विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को ला रहे हो, तो अब उसको नंबर 6 पे ही रखो। लेकिन यहाँ इस मैच में अगर सरफराज ने एक बड़ी पारी खेल दी, अगर शतक आ गया, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको केएल राहुल के साथ ही जाना है, या फिर आप एक रॉ टैलेंट को, जिसको डॉन ब्रैडमैन की तुलना जिससे की जाती है, जिसका एवरेज घरेलू क्रिकेट में 70 का है, उसको कब तक आप बेंच पे बिठाओगे। अगर यहाँ से सरफराज ने 100 मार दी, तो आपको सोचना पड़ेगा फिर केएल राहुल के बारे में, केएल राहुल को आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल केएल राहुल को बाहर बैठाना पड़ेगा। तो आपने डिबेट ही खत्म कर दिया कि केएल राहुल से ओपन नहीं करना है, क्योंकि सोशल नहीं, मीडिया वो डिबेट पाने ना, वो बहुत पीछे चला गया, क्योंकि रोहित शर्मा को आप हटाओगे नहीं, एज अ कैप्टन भी वो अच्छा कर रहे हैं, और ठीक है पिछले कुछ पारियां उनके फेवर में नहीं गई, लेकिन वो रोहित शर्मा है, कैप्टन है। दूसरा, यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड सीरीज में 710 रन बनाए थे, जिसमें से 3 शतक, 3